कल्लू एक बड़े जमींदार के खेत पर किसानी करता था। कल्लू की खुद की कोई जमीन नहीं थी और वो एक जमीन खरीदना चाहता था। इसलिए वो दिन रात मेहनत करके किसानी करता था। उसके खेती करने का तरीका उसके मालिक को बहुत पसंद आता था, जिस वजह से मालिक को बहुत मुनाफा भी हुआ करता था। ऐसे ही एक शाम कल्लू अपनी पत्नी जुगनू से बोलता है। जुगनू, अब लगता है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। जिस सपने को पूरा करने के लिए हम दोनों दिन रात मेहनत करते थे, अब वो सपना हमारा पूरा होने वाला है। मैंने अपने ही गांव में एक जमीन देखी है। मुझे वो जमीन बहुत पसंद आई है। अब सोच रहा हूं कि कैसे भी वो जमीन खरीद लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आप अपने मालिक को क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो अपनी ही जमीन पर खेती करेंगे। फिर आपको इतना टाइम कहाँ मिलेगा कि आप अपने मालिक के पास भी काम करें? नहीं नहीं जुगनू, आखिर कब तक मैं दूसरों की गुलामी करता रहूंगा? तुम्हें तो पता ही है, मेरा सपना था कि मैं खुद का काम करूं। इसीलिए मैं जमीन खरीदना चाहता हूं और उस जमीन पर टमाटर की खेती करके बाजार में टमाटर बेचूंगा। हाँ, बस कल जाकर मैं मालिक को इस बारे में बता दूंगा। दोनों पति पत्नी अपने भविष्य का सोचते हुए अपने सेविंग्स वाले पैसों से एक छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं। ऐसे ही एक दिन कल्लू अपने मालिक के पास जाता है और बोलता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आपके पास समय हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बोल कल्लू, आखिर क्या बात है? मालिक, दरअसल बात यह है कि अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए एक जमीन खरीदी है और अब मैं अपनी ही जमीन पर खेती करूंगा। और जब मैं अपने ही काम में लग जाऊंगा तो मेरे पास इतना समय नहीं बचेगा कि मैं आपके पास भी काम कर पाऊं मालिक। ये सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो कल्लू को फटकारते हुए बोलने लगता है। अरे कल्लू, है, तू तो बड़ा ही नमक हराम निकला रे। अरे भूल गया क्या वो दिन है जब तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी? तब तो मेरे पास ही काम करता था और मेरे जरिए ही तेरे घर का खर्च चलता था, और अब तू मेरे ही पेट पर लात मार रहा है। नहीं नहीं मालिक, मैं कभी किसी के पेट पर लात नहीं मार सकता। बस मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मैं अपना जो है खुद का ही काम करूं। इसीलिए मैंने अपने लिए एक छोटी सी जमीन खरीदी है मालिक, और अब मैं उसी जमीन पर खेती करूंगा। आप बस अपने लिए कोई दूसरा किसान रख लीजिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तूने कल्लू। तेरे जैसे नमक हराम को काम पर रखने से अच्छा है कि मैं तुझे काम से ही निकाल दूं। अरे तुझे क्या लगा कि तू एक छोटी सी जमीन खरीदकर मेरी बराबरी कर लेगा? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है तू। एक बड़ा जमींदार बनना आसान नहीं। नहीं नहीं मालिक, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मुझे आपसे बराबरी नहीं करनी, बल्कि मैं तो अपना रोजगार शुरू करना चाहता हूं। बस बस, अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब यहां से निकल जा तू। अपनी गंदी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। मालिक, इस महीने मैंने जो काम किया है उसके पैसे दे देते। कैसे पैसे भाई? हैं? तूने मुझसे जो दगाबाजी की है उसकी भरपाई कौन करेगा? किससे पूछकर तूने जमीन खरीदी? अरे गरीब है, गरीब बनकर क्यों नहीं रहता? ज्यादा पर निकल आए ना तेरे। बहुत शौक है ना तुझे अमीर बनने का? तो मैं अब तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, और तुझे जो करना है तू कर ले। लेकिन मालिक, ये तो गलत है ना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूं। कल्लू के लाख बोलने पर भी जमींदार कल्लू को उसकी मेहनत के पैसे देने से मना कर देता है। कल्लू बेचारा उदास होकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है। क्या बात है जी? उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? आपके मालिक ने कुछ कहा क्या? जुगनू, मुझे पता नहीं था कि लोगों के मन में इतनी ईर्ष्या और जलन होती है। मैंने जमीन खरीदा है, ये बात सुनकर मालिक गुस्सा गए और उन्होंने गुस्से में मुझे मेरी तनख्वाह देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं। 1 महीने की तनख्वाह रखने से हमने जो सोचा है उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अब जो सोचा है उसके बारे में सोचकर आगे बढ़िए। हाँ जुगनू, कल मुझे शहर जाना है और शहर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। खेती करने के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन पैसे हैं ही नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना। कल्लू की पत्नी अपने कुछ जेवर सुनार के पास ले जाकर गिरवी रख देती है और बदले में सुनार से पैसे ले लेती है और वही पैसे अपने पति को दे देती है। कल्लू वो पैसे लेकर शहर जाता है और शहर से खेती करने के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता है। कल्लू अब अपनी नई जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है।
दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेत पर टमाटर की खेती करते हैं। देखते ही देखते कल्लू की जमीन पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाल टमाटर हो जाते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे सुनिए जी, ये देखिए कितने लाल लाल टमाटर हुए हैं हमारे खेत में। मैं अभी कुछ टमाटर तोड़कर साफ कर देती हूँ ताकि शाम को आप बाजार में बेच पाओ। हाँ हाँ जुगनू, जल्दी से टमाटर तोड़कर साफ कर दो। मैं शाम को बाजार लगाने की तैयारी करता हूँ। इस तरह से कल्लू शाम को बाजार में टमाटर बेचता है। सभी लोग कल्लू से ही टमाटर खरीद रहे थे। कल्लू के टमाटर बहुत ही ज्यादा लाल थे और दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे। धीरे धीरे कल्लू तरक्की की राह की ओर बढ़ जाता है। उसकी ये तरक्की देखकर जमींदार को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। बहुत खुश है ना ये कल्लू। अब तो कैसे भी मुझे कल्लू की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीनना है। मेरे साथ दगाबाजी करके इस कल्लू ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत शौक है ना इसे जमींदार बनने का। अब तो इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रात को जमींदार अपने कुछ आदमियों को भेजकर कल्लू के खेत में आग लगवा देता है। कल्लू का सारा खेत जलकर राख हो जाता है। जब कल्लू को इस बारे में पता लगता है तब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और कल्लू को इस तरह से रोता परेशान देखकर जमींदार को बहुत खुशी मिल रही थी। और जमींदार कल्लू के जले पर नमक छिड़कने के लिए उसके घर आता है और बोलता है। वैसे कल्लू, आज मुझे तुझ पर बहुत हंसी आ रही है। मैंने तुझे बताया था ना कि एक जमींदार बनना आसान नहीं है। तुझे क्या लगा था कि तू एक छोटी सी जमीन खरीदकर मेरी बराबरी कर लेगा? मालिक, अगर आप मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो आप कम से कम मेरे जले पर नमक तो मत डालो। जिसने भी ये किया है ना, उसे इसकी सजा भगवान ही देगा। वैसे जिसने भी ये किया है बहुत सही किया है। उसे भी पता है कि तेरी औकात क्या है। जब इंसान अपनी औकात से ऊंचा सोचने लगता है ना, तो वो एक दिन जमीन पर जरूर गिरता है। और आज तेरे साथ भी यही हुआ है। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाकी आप यहां से जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल्लू और जुगनू दोनों परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक शाम कल्लू अपने खेत के आसपास यहां वहां घूम रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और वो बूढ़ी औरत कल्लू से कहती है, बेटा कल्लू, परेशान मत हो। मैं जानती हूं कि तू अभी बहुत परेशान है। तेरे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन अब तुझे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ले, ये कुछ टमाटर के बीज हैं। इन बीज को अपने खेत में ले जाकर बो देना और फिर देखना माता रानी का चमत्कार। अब लेकिन अम्मा, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बेटा, तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूं और एक माँ को अपने बच्चों की तकलीफ जानने के लिए उनसे उनकी तकलीफ पूछना नहीं पड़ता। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कितना संघर्ष कर रहे हो। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये टमाटर का बीज। बेटा, मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करो। बेचारा कल्लू कुछ बोल पाता कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर कल्लू समझ जाता है कि जरूर ये कोई कुदरत का ही करिश्मा है। अगले दिन कल्लू अपने खेत में जाकर टमाटर के वो बीज बो देता है और 2 से 3 दिन के अंदर कल्लू के खेत में फिर से बहुत ही सुंदर सुंदर टमाटर की उपजाऊ फसल हो जाती है। ये देखकर कल्लू और जुगनू दोनों बहुत हैरान थे। वो दोनों खेत में जाकर सभी टमाटर को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि तभी उनमें से एक टमाटर कल्लू से बोलता है, तो कल्लू जी, बताइए, हम आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हमें यहाँ पर आपका गुलाम बनाकर भेजा गया है। हम जादुई टमाटर हैं। क्या तुम सब जादुई टमाटर हो और तुम्हें यहाँ पर मेरा गुलाम बनाकर भेजा गया है? लेकिन किसने तुम्हें यहाँ भेजा? कल्लू, बस तुम इतना जानो कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ भगवान की मर्जी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब जिस बूढ़ी औरत ने मुझे टमाटर के बीज दिए थे वो किसी देवी का रूप थी। माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हे जादुई टमाटर, मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूं, हमेशा खुश रहूं और मेरा रोजगार बहुत अच्छे से चले। ऐसे ही कल्लू देखते ही देखते जादुई टमाटर की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत सारी जमीन हो जाती है। अब कल्लू एक सेठ वाला जीवन जी रहा था। ये सब देखकर फिर से जमींदार को कल्लू से ईर्ष्या होने लगती है और वो फिर से कल्लू के खेत में आग लगाने की कोशिश करता है। तभी जादुई टमाटर जमींदार और उसके आदमियों के शरीर में अपनी शक्ति से आग लगा देता है। जमींदार और उसके आदमी जलने लगते हैं और जलकर वहीं राख हो जाते हैं। तुम सब बहुत ही नादान इंसान हो। हमेशा अच्छाई बुराई से बड़ी होती है, लेकिन फिर भी इंसान बुराई की राह पर ही चलता है। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है, ताकि आगे से कोई भी इंसान कभी किसी इंसान के लिए गलत करने का ना सोचे। असली किसान नकली किसान। किशनगंज में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम था लालजी और दूसरा था शंकर। लालजी खानदानी रईस था और खेती के लिए उसके पास काफी जमीन थी। उसने खेती के लिए मजदूर लगाए हुए थे। इससे उलट शंकर एक गरीब परिवार से था। शंकर के पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके सहारे ही वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। शंकर पूरी मेहनत से खेती करता और गांव के दूसरे किसानों की तरह अपनी फसल सरकारी मंडी में बेच दिया करता था। इस तरह सिर्फ गुजारे लायक पैसे ही वो कमा पाता था। अरे शंकर, अरे बड़े दिनों बाद दिखा है आज। हाँ लालजी भाई, क्या करूं, सारा दिन खेत में ही निकल जाता है। आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा बच्चे को बाजार घुमा लाऊं। अच्छा, तो घूमने निकला है, लेकिन उसका क्या फायदा? बच्चे को कुछ खरीद के तो दे ना सकेगा तू। सुना मैंने तेरी फसल में कीड़ा लग गया ना इस बार। हाँ, पर पूरी फसल में नहीं, बस थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। थोड़ा बहुत नुकसान? क्यों झूठ बोलता है रे शंकर? तेरे पास है ही कितनी जमीन जिसमें से कीड़ा लगने के बाद भी तूने फसल बचा ली है? रहने दे, अपनी असली हालत नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन अपने बच्चे को झूठे सपने तो ना दिखा। अभी वक्त है, मान ले मेरी बात और मुझे बेच दे अपनी जमीन और मेरे यहां मजदूरी पर लग जा। जिंदगी संवार दूंगा तेरी। नहीं भाई जी, अभी सब ठीक है। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब तो आपके पास ही आना है, पर जब तक संभाल सकता हूं संभाल लूंगा। तो क्या मैं तेरे लिए बैठा रहूंगा क्या है? बस ये आखिरी बार बोला है मैंने। अब तो मेरी बला से तेरा कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। सच में मैं ही पागल था जो तेरी मदद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन याद रख, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। खेती किसानी ऐसे नहीं चलती। लालची एक नंबर का लालची था। वो सिर्फ कहने भर को एक किसान था। उसे तो बस कम लागत में ज्यादा कमाई करनी थी। ना तो उसे अपनी फसल की क्वालिटी से कोई मतलब था और ना ही अपने मजदूरों की किसी परेशानी से। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम खूब तरक्की करो। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा अम्मा, तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मेरी बदौलत ही तुम और तुम्हारा ये पोता पेट भर के खाना खा सकोगे, और मैं आगे भी तुम्हें अनाज देता रहूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो लगा तुम इंसानियत के नाते मुझ गरीब की मदद कर रहे हो। इंसानियत दिखाऊंगा तो तुम्हारी तरह दिन गुजारने पड़ेंगे अम्मा। देखो बात साफ है, अपनी जमीन मुझे दे रही हो तो बात करो, वरना मेरा अनाज खरीदने वाले बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। रहने दो बेटा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अनाज। ले दे के एक मेरी जमीन ही तो है मेरे पास। अगर वो भी तुम्हें दे दूंगी तो क्या छोड़कर जाऊंगी अपने पोते के लिए। दरअसल उन बूढ़ी अम्मा के बेटे बहू की 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से अपने इकलौते पोते को खुद ही पाल रही थी, लेकिन इस बार शंकर की तरह उनकी फसल में भी कीड़ा लग गया था। नतीजा, खाने का संकट आ चुका था। बूढ़ी अम्मा को लगा कि लालजी के पास अनाज का भंडार है तो वो जरूर उनकी मदद करेगा, लेकिन लालजी ने मदद के बदले जो शर्त रखी वो उन्हें मंजूर नहीं थी। बूढ़ी अम्मा मुरझाए हुए चेहरे के साथ अपने घर पहुंची तो उन्हें देखते ही उनका पोता रवि उनसे बोला, दादी आप आ गई? आप तो खाना लेने गई थी ना, क्या हुआ, खाना नहीं मिला क्या? बोलो ना दादी, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे खाना चाहिए। कहाँ है खाना, बताइए ना। बूढ़ी अम्मा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पोते को कुछ भी समझा सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे शंकर, आओ बेटा, कहो कैसे हो? बस अम्मा, हाल तो आपका पता ही है। ये सब छोड़ो, मैं ये थोड़ा सा गेहूं लाया था आपके लिए, ये रख लो आप। इतना कहकर शंकर ने गेहूं से भरी एक बोरी बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा ने शंकर से कहा, लेकिन बेटा, ये गेहूं, इसके बदले मैं क्या दूंगी तुम्हें? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना अम्मा, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी फसल तो फिर भी थोड़ी बहुत बच गई, लेकिन आपके खेत में तो कुछ भी नहीं बचा। तो आप ये गेहूं रख लो। सच में बेटा, तूने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। एक तू है जो खुद मुसीबत में है लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में इतना सोचता है, और एक वो मुआ लालजी, तुझे पता है, वो ऐसी ही एक बोरी अनाज के बदले मुझसे मेरी जमीन मांग रहा था। तो कहीं आपने अपनी जमीन उसे दे तो नहीं दी ना? नहीं, मैं उस लालजी की नीयत समझ गई थी। मुझे पता है, मेरी जमीन लेने के बाद वो मेरी मदद कभी नहीं करता। कोई बात नहीं अम्मा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये अनाज रखो और फिलहाल इसी से काम चला लो। बाकी मैंने मुखिया जी से बात की है, वे शहर से कुछ लोगों को बुला रहे हैं जो अब की बार फसल बोने से पहले ही सारी जांच कर लेंगे। साथ ही ऐसी दवाई भी देकर जाएंगे जिसके छिड़काव से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत अच्छे बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। शंकर की मदद बूढ़ी अम्मा के लिए वाकई बहुत बड़ी थी। शंकर हमेशा से ही ऐसा करता था। उसके खुद के हालात चाहे जैसे भी हों, वो जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद किया करता था। यही वजह थी कि एक गरीब किसान होने के बाद भी गांव में सभी शंकर को बहुत मानते थे और हर फैसले में उसकी राय जरूर ली जाती थी। राम राम मुखिया जी। राम राम शंकर, आओ बैठो। बस तुम्हारा ही इंतजार था। एक जरूरी मसला है जिस पर बात करने के लिए सबको बुलाया है मैंने। जी बताइए, क्या बात है? तुम्हें तो पता ही है, मैं इसी हफ्ते शहर गया था फसल की जांच करने। वहां से जानकार लोग बुला लिए हैं मैंने, पर वहां मुझे कुछ और लोग भी मिले। शंकर, वो फसल खरीदना चाहते हैं सीधे हम लोगों से, वो भी बिना मंडी ले जाए, और दाम मंडी से 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं। बस उनकी शर्त यह है कि फसल का लेन देन सीधे सीधे होगा और फसल की कीमत भी 1-2 महीने बाद मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा मुखिया जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मंडी से वो लोग सस्ते में अनाज खरीद सकते हैं तो हमसे सीधे बात करने का क्या मतलब? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू खुद काला है, इसलिए तुझे सब काला नजर आ रहा है। अरे तू फटीचर कहीं का है, तुझे क्या पता कैसे होता है कारोबार? मुखिया जी, आपको इससे क्या राय लेनी है? इसकी तो खुद की फसल लुटी पिटी पड़ी है। ये क्या बताएगा हम सबके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है? लाल जी, जरा शांत हो जाओ। माना कि शंकर की फसल इस बार खराब हो गई, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो गांव के अहम फैसलों में शामिल करने लायक नहीं है, हैं? हाँ तो शंकर, बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुखिया जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम चाहे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत फसल उन लोगों को देकर देख सकते हैं, फिर जो भी नतीजा होगा उसी के हिसाब से आगे का फैसला करेंगे। हाँ, और वो लोग इंतजार में बैठे रहेंगे हैं कि हम कब उन पर भरोसा करें और तब वो हमारी फसल खरीदें। अरे वो लोग हमें मंडी से ज्यादा कीमत दे रहे हैं, और क्या चाहिए? लाल जी, शंकर ठीक कह रहा है, इतना उतावला होना ठीक नहीं है, और अगर हम उन्हें परख लें तो इसमें बुराई ही क्या है? फैसला हो चुका था। शंकर की बात मानकर गांव के किसी भी किसान ने अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं बदला, सिवाय लालजी के। उसने अपने गोदाम में रखा अनाज का एक एक दाना उन शहरी लोगों को बेच दिया, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के। उन लोगों ने लालजी को 2 महीने बाद पूरा भुगतान करने का वादा किया, जो कि एक झूठ था। 2 महीनों बाद लालजी ना तो उन लोगों तक पहुंच पाया और ना ही अपने अनाज की वाजिब कीमत ही उसे मिल पाई। नतीजा, लालजी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लालजी, देखा तुमने, शंकर सही था, वो लोग धोखेबाज थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, शंकर के कहने पर ही हम सबने मिलकर तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है।
हम तुम्हारा नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते, पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने पीने की दिक्कत ना हो, हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे। लालजी ने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़ लिए। वो शर्मिंदा था। पास ही खड़े शंकर से नजरें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार ये साबित हो ही चुका था कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान।